Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are actually good. And this is actually fourth part of verbs. Verbs अभी मैंने कुछ समय पहले रिसेंटली स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में एक टॉपिक और ऐड कर दिया मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. ठीक है ना. उसके मैंने 3 वीडियो अलग से बना दिए दोस्तों, और उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, आप चाहो तो वहां जाके चेक कर सकते हो. वर्ब्स हम लोगों ने शुरू की थी, लगभग मैंने वर्ब के ऊपर 3 वीडियो डाले थे. इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब. आई होप कि आपने वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे दोस्तों, राइट. एंड दिस इज एक्चुअली फोर्थ पार्ट ऑफ वर्ब्स, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश. आई वुड रिपीट माय वर्ड, ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश. ऑक्सिलरीज वर्ब कौन कौन सी होती है, उन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले. पूरा डिटेल्ड आपको बताऊं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. इज इट क्लियर दोस्तों. ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा बताने का इन चीज़ों को. जनरली जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं उससे थोड़ा हट के तरीका होगा, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज में मार्क कर पाऊँ. इज इट क्लियर दोस्तों. तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश, राइट. जब भी ऑक्सिलरीज की बात आती है दोस्तों, तो ऑक्सिलरी शब्द का मतलब होता है हेल्प. क्या होता है, हेल्प. ऐसी वर्ब जो हेल्प करने के तौर पे इस्तेमाल हो, जिनको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है ना. ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करने के तौर पे. तो जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगी सेंटेंसेस में, उसी को क्या बोला जाएगा दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर. जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगी वो क्या होगी दोस्तों, आपको ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी में हमारी 3 टाइप्स से हम लोग वर्ब को क्लासिफाइड करते हैं. सबसे पहले आती है बी फार्मा वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती है, मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, राइट. और भी उसके नए नए वेरिएशन है, हम लोग चर्चा करेंगे. दूसरा आता है हैव वर्ब, ऑक्सिलरीज हैव, राइट. हैव वर्ब, बी वर्ब, और होती है आपकी तीसरी डूडल्स. ठीक है ना, या आप सिंपल ये लिख दो डू. ठीक है ना. ये 3 आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है. ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर लेती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर लेती है. लेकिन फिलहाल ऑक्सिलरीज लिखा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करेंगे, और साथ साथ कुछ नई चीजें मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँ, ताकि आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहे. क्लियर दोस्तों. तो बनना हम लोग तीनों पे डिस्कस करते हैं, कहां पर कितने वेरिएशन में इनका इस्तेमाल होता है. सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं दोस्तों बी. कौन सी वर्ब उठा लेते हैं, बी, राइट. बी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बी वर्ब है, हर वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं. ठीक है ना. हर वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों, 5 फॉर्म होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बी वर्ब के भी 5 फॉर्म होंगे. तो फर्स्ट फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है बी. सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है इसका, वॉज एंड वर. क्या हो जाता है, पहले हम लोग बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वी, हैव और डू. तो सबसे पहले हम लोग बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो ये होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म. कौन सा होता है, प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है ना. ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, पास्ट फॉर्म. और यहाँ पर अगर मैं बीन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल. कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. फिर आता है आपका दोस्तों बिंग आता है, जहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जो हम लोग एज अ जीरंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, राइट. जीरंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट, एज अ पैसिव वॉइस के तौर पे. वैसा हम लोग नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में बिंग का यूज, लेकिन बी का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिंग एज अ जीरंड, राइट. नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है. फिर आता है दोस्तों आपका इन्फिनेटिव. क्या आता है, एक फॉर्म और होता है वर्ब का. फिफ्थ फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव, जो जनरली हम लोग टू और जनरली एस या एस से समझते हैं. हम लोग इसको क्या से समझते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जो होता है वही इन्फिनेटिव कहलाता है. और जनरली एस एस वाला जो फॉर्म होता है, जैसे गोस, प्लेस, कम्स, इसको इन्फिनेटिव हम लोग जनरली बोलते हैं, राइट. या तो ये टू के साथ रहेगा या एस के साथ रहेगा, इसी फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं. इज दैट क्लियर दोस्तों. अब ये जो आप फॉर्म देख रहे हो डी वाला, अगर इसमें टू लगा है तो इसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वी. इस वर्ब का बेस फॉर्म भी बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैंने जनरली वर्ब को क्या करा दोस्तों, कैटेगराइज कर दिया उनके 5 पार्ट में, जैसे होता है ना वर्ब के फॉर्म के आधार पर. तो मुझे लगता है यहाँ पर आने तक आपको कोई परेशानी नहीं. इन तमाम प्रकार के फॉर्म को किन किन वेरिएशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, यह सीखना डिटेल में आपको बताऊंगा. बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा. सर क्लियर दोस्तों. आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो एज यू विश टू हैव. ओके फाइन. V4 V5. तो यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों, बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज ए मार्क. बी का
फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर, जो हम लोग इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग को ये समझना है, थोड़ा अलग तरीके से मैं बताऊं दोस्तों, इनका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इज एम आर। सबसे पहले बी का जो फिफ्थ फॉर्म है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इज एम आर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, क्या ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। सेंटेंस बताया दोस्तों कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, कहां पर मेन वर्ब है। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इसको समझते चलना आपको। अगर सब्जेक्ट इज एम आर के बाद, इसको समझ लो दोस्तों अच्छे से, इज एम आर के बाद में कोई नाउन न जाए, कोई प्रोनाउन न जाए, या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए, समझ रहे मेरी बात। यदि इज एम आर के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक कौन सी वर्ब होगी, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, डॉक्टर है, ठीक है ना। राम इज अ टीचर, राम क्या है, टीचर। इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर इज क्या है दोस्तों, यहाँ पर इज आपकी ना तो हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें रटे ना कि इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कब होती है यह जानना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो इन दोनों सेंटेंस में जो आपको इज दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं लोग स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब जो बोला जाता है इसको, ठीक है ना। या आप चाहो तो लिंकिंग वर्ब भी बोल दो, क्या बोल दो, लिंकिंग वर्ब भी इनको बोल सकते हो। क्लियर। इज एम आर के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया है तो हमेशा ये लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम करेंगे। कैसे, मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, तो ही का स्टेट बताया जा रहा है कि वो क्या है, डॉक्टर है। या यूं कहे ही को डॉक्टर से लिंक कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा इनको, लिंकिंग वर्ब। एक बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत इजी है, समझ आया। बचपन से हम लोग इनको क्या करते बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इज दैट क्लियर। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, समझ आ गया इनको स्टेटिव वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेट बताती है, ये लिंक करती है, इसलिए इनको क्या बुलाया है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव। अगर वहीं पर मैं ऐसा लिखता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। फिर मैंने कहा दोस्तों राधा इज लाफिंग एट यू, राधा इज लाफिंग एट यू। क्या लग रहा है नीचे के दो सेंटेंस में आपको कि देखो यहां पर भी दोस्तों इज एम आर, यहां पर भी इज, यहां पर भी इज, यहां पर भी इज। बस फर्क ये है कि इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। अब यहां पर गोइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। लाफिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब से पहले आएगा आपका इज एम आर आए, तभी हम इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। अब ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। यहां पर स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम करेगी, स्टेट बता रही है, ठीक है ना, हेल्प नहीं कर रही है। हेल्प कब करेगी, जब वो किसी मेन वर्ब की मदद करेगी, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। मेरी बात समझ में आई दोस्तों। तो जिन बच्चों को ये एकदम कंफ्यूजन है कि भैया ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ना जी, अगर ग्रामेटिकली अगर मैं देखूं, ग्रामेटिकली चीजें बता रहा हूं मैं, राइट। अगर ग्रामेटिकली चले तो यहाँ पर ये दोनों आपके स्टेटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब बोल दो। इन दो सेंटेंस में आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये गोइंग की हेल्प कर रही है, सेंटेंस को डिसाइड कर रहे हैं। ये सेंटेंस कौन सा टेंस हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इज यहाँ पर दोनों सेंटेंस में इज आपकी अब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, ऊपर क्या है दोस्तों, स्टेटिव वर्ब। दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया, इज एम आर के बाद में अगर कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब। उसी प्रकार इज एम आर के बाद में कोई वर्ब में आईएनजी लगा है, क्या लगा है भैया, बी फार्मा के बाद में अगर कोई नाउन प्रोनाउन आए, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आए तो ये बन जाती क्या, स्टेटिव वर्ब। अगर बी के बाद में अगर कोई आईएनजी लगा है, क्या लगा है, आईएनजी लगा है, तो ये बन जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर। बहुत आसान है, समझते चलो। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है दोस्तों कि अगर आपका, समझना भैया ध्यान से, सब्जेक्ट इज, यहां एस और मतलब होता सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट इज एम, आर के बाद में टू लगा है, क्या लगा है, टू लगा है, और V1 लगा है और ऑब्जेक्ट लगा है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, तो नया स्ट्रक्चर है आपके लिए, ठीक है ना। हम बहुत कम बोलते हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस से समझो कैसे। मैंने अगर कहा आई एम टू गो, क्या लिखा मैंने, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। आई एम टू गो पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा शी इज टू प्ले। बस ये समझो, इज एम के बाद में अगर क्या आ जाए दोस्तों, टू के बाद
B1 आ जाए, इंफिनिटिव फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है? इंफिनिटिव वर्ब। क्या बोला जाता है? इंफिनिटिव वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब बोल दो। इंफिनिटिव वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो टू के साथ V1 रखती है। क्या रखती है दोस्तों? टू के साथ V1 जो फॉर्म होता है वर्ब का वो होती है इंफिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर इज एम आर के बाद में अगर टू और V1 रखा है तो दोस्तों ये क्या हो जाती है? मतलब जनरली इज एम आर के बाद में V1 रखा जाता है, 2 प्लस V1 रखा जाता है, लेकिन शो क्या करती है वर्ब वहां पर? अगर मैं कहता हूँ आई एम टू गो हिंदी अर्थ मुझे जाना है, सी इज टू प्ले उसे खेलना है, आई एम टू वॉच मुझे देखना है, आई एम टू टॉक टू यू मुझे तुमसे बात करना है, जैसा हैव टू होता है ना मॉडल वर्ब, आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैड टू गो मुझे जाना था, तो आई एम टू गो मुझे जाना है, आई वॉज टू गो मुझे जाना था, आई विल बी टू गो मुझे जाना होगा, इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन हैव टू और M2 इसमें फर्क क्या है? फर्क ये दोस्तों कि यहाँ पर जो इज एम आर का टू V1 होता है अपकमिंग फ्यूचर को बताता है। किसको बताता है? अपकमिंग फ्यूचर के बारे में बताता है। ये बात समझ लेना, बस ये डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करो। ये क्या बताता है? अपकमिंग फ्यूचर, आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। मैंने कहा मुझे वीडियो बनाना है। क्या कहा मैंने? मुझे वीडियो बनाना है। आई एम टू मेक अ वीडियो। क्या मैं बना रहा हूँ? भाई बनाना है, अभी बनाया नहीं हूँ। मुझे जाना है, गया नहीं ना, अभी मैं यहीं पर हूँ, गया तो नहीं ना। तो ये अपकमिंग फ्यूचर के बारे में टू V1 बताती है जब इजमार के बाद में आती है। इजमार के बाद में अगर टू और V1 रहे तो आने वाले भविष्य के बारे में बताती है। Z क्लियर? तो उसमें पॉइंट क्लियर हुआ। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट होगा जो इजमार का यूज करते हैं, राइट। आप सेंटेंस आपको बना सकते हो इसमें। मुझे तुम्हें पीटना है, आई एम टू बीट यू, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट फूड, मुझे तुमसे बात करनी है, आई एम टू टॉक टू यू। मुझे सेंटेंसेस बनाना है दोस्त, आई एम टू मेक सेंटेंसेस। क्या बता रहा है यहाँ पर? टू कम, आई एम टू कम, आई एम टू गो, अपकमिंग फ्यूचर। इज दैट क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले वेरिएशन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला वेरिएशन देखो, बी फार्मा वर्ब का ये होता है दोस्तों। बी का यूज हम लोग काम करते हैं। बी का यूज जनरली हम लोग यहां तक क्लियर होगा। अगर आपका इस तरीके से समझो, इस चीज को समझो, इज एम आर के बाद में क्या आ जाए? इज एम आर के बाद में अगर कोई थर्ड फॉर्म हो, क्या हो समझ लेना भैया। इज एम आर के बाद में अगर थर्ड फॉर्म हो या बी के बाद में अगर कोई थर्ड फॉर्म रखा है तो ये 100% क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। बात समझ में आएगा? अरे बात समझ में आएगी? बहुत इजी है, समझने की कोशिश करो। इज एम आर के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमेशा वो क्या होता है? बी के बाद में थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। बी के बाद में थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। बी के बाद में थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। हिंदी अच्छे समझते हैं क्योंकि हिंदी से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। अगर मैं लिखता हूं राम इज बिटन, राम इज बिटन, ठीक है, राम इज बिटन, यू आर इन्फॉर्म्ड राधा इज कॉल्ड। ये कौन सी पिक्चर हो गया? इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म रख दिया। हाँ जी, मैं आपको टोटल यूजेस बता रहा हूँ। बी फार्मा वर्ब का यूज कहाँ होता है? जब इज एम आर के बाद में, बात समझना, इज एम आर के बाद में अगर कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो पैसिव वॉइस। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? आपके पैसिव वॉइस, जिसका मतलब होता है कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जाता है। हिंदी अर्थ से समझ सकते हो आप। अगर पास्ट में लिखना है तो बोलना है आई वॉज टोल्ड, ठीक है। पास्ट में तो वॉज लगा दो, फ्यूचर में तो क्या कर दोगे? आई विल बी टोल्ड। क्या हुआ इनका अर्थ? राम इज बिटन, राम को पीटा जाता है। पैसिव वॉइस, कोई काम किया जाता है। देखो पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक चीज मैं आपको मार्क करना चाहूंगा। यहाँ पर काम किस पे हो रहा है? राम के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये चीज मेंशन नहीं है। जब आपको काम करने वाला मेंशन नहीं हो तो हमेशा क्या होता है दोस्तों? पैसिव वॉइस। लेकिन मैंने बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, लेकिन काम करने वाला मेंशन है, वो कहाँ जा रहा है वो चीज भी मेंशन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना हो रहा है जिस पे काम हो रहा है वही चीज मेंशन, लेकिन कौन कर रहा है ये बात मेंशन नहीं है। राम इज बिटन बाय मी, ये होगा तो मेंशन हो जाएगा। राम इज बिटन, राम को पीटा जाता है, पैसिव वॉइस। यू आर इन्फॉर्म्ड, तुम्हें सूचित किया जाता है। राहुल इज कॉल्ड, राहुल को बुलाया जाता है, राहुल को बुलाया जाता है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। भैया तुमने मुझे बताया नहीं? हेलो, तुमको बताया गया। यू वर टोल्ड,
तुम्हें सूचित किया गया, यू वर इन्फॉर्म्ड, तुम्हारी मदद की गई, यू वर हेल्प्ड, तुम्हारी मदद की जाती है, यू आर हेल्प्ड। और इधर चले जाओ, आई विल बी टोल्ड, मुझे बताया जाएगा, तुम्हें छुड़वा दिया जाएगा, यू विल बी ड्रॉप्ड, यू विल बी ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर क्या है, तमाम प्रकार के सेंटेंस दोस्तों। इस बार के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आए तो हमेशा कौन सा, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है। किसका पैसिव वॉइस होता है दोस्तों, ये आपका बन जाता है प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। अभी हम लोग जल्द पैसिव वॉइस भी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा चीजें, लेकिन हाल फिलहाल में बता रहा हूँ इस बार के यूज हम लोग कितने वेरिएशन करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पैसिव वॉइस बता रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग जनरली बी फार्मा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? अरे समझ आया नहीं? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा और वेरिएशन देखते हैं इसके। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और पैसिव वॉइस के तौर पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरली बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्म यूज होता है? बी का। दोस्तों बी का फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग वाला। जैसे कोई काम किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला यू आर बीइंग, यू आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगा दो यू आर बीइंग टोल्ड, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर मैं बीइंग को हटा दूं तो यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया जाता है प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। यू आर बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों। और फिर आप चाहो तो यहाँ पे वॉज लगा दो, सॉरी यू है तो आप क्या लगा दो? वर। यू वर बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया जा रहा था। चाहे तो आप विल बी का भी यूज कर सकते हो, यू विल बी बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया जा रहा होगा। हालांकि ये रिटर्न में गलत है वैसा, तो रिटर्न में ये गलत है यू विल बी बीइंग टोल्ड, लेकिन स्पोकन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पोकन में गलत नहीं है मेरे, ठीक है ना। ये बहुत जगह ऐसा बताया जाता है सिर्फ 8 पैसिव वॉइस बनते पूरे 12 हैं, लेकिन रिटर्न के लिए वो बाध्य है, रिटर्न के लिए हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। बोलचाल में आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यू विल बी बीइंग टोल्ड, तुम्हें बताया जा रहा होगा। जब मेरा सेंटेंस बन रहा तो सेंटेंस गलत कैसे हो सकता है? रिटर्न के हिसाब से गलत है, स्पोकन में गलत नहीं है। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो देखो हम लोग बीइंग फॉर्म का भी यूज हम लोग कहां कर सकते हैं? पैसिव वॉइस में। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ता हूं और हम लोग देखते हैं कि बी फार्मा वर्ब का यूज हम लोग और कितने तरीके से कहां कर सकते हैं। तो अभी तक ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, सॉरी ये हम लोग अभी तक मैंने इन पे कोई वीडियो नहीं डाला, माफी चाहता हूं उसके लिए। तो आपने इज एम आर का यूज पढ़ा, बीइंग का यूज पढ़ा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। होने के सेंस में बोलते हैं यू आर बीइंग फेड। अगर आप जनरली इसको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो बीइंग को, जैसे यू आर बीइंग फेड, तुम क्या हो रहे हो? तुम मोटे हो रहे हो। होने के सेंस में भी हम लोग जनरली बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, होने के सेंस में, राइट। और चलिए ये समझ में आया, होने के सेंस में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम मोटे हो रहे हो। अब हम लोग देखते हैं इसके थर्ड फॉर्म का यूज। इसको थर्ड फॉर्म का यूज भी हम लोग पैसिव वॉइस के तौर पे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के तौर पे। पहले इसका बहुत ही कॉमन यूज बता देता हूं। जब मैं कहता हूं, इधर समझ लेना, जब मैं कहता हूं हाउ आर यू, ठीक है ना, और फिर मैंने कहा दोस्तों हाउ हैव यू बीन, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बात है, दोनों में हम लोग किसके लिए लगाते हैं दोस्तों? हालचाल पूछने के लिए। किसके लिए लगाते हैं? हालचाल पूछने के लिए दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कहता हूँ हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, ये कैसा रहा है। तो देखो प्रेजेंट का जो हालचाल है, आपके वर्तमान की जो भी हालचाल है, ये पूछने के लिए हम लोग ये बोलते हैं। जब आप किसी बंदे से रोज मिल रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी बंदे से अगर आप रोज मिल रहे हो तो आप बोलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। रोज के हालचाल रोज पूछ सकते हो हाउ आर यू लगा के। लेकिन वो अगर 4 साल आपसे दूर रहा है और 4 साल बाद लौटा है तो उससे ये ना कहें हाउ आर यू, आप कहें हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इस तरीके से पूछें। यहाँ पर दोस्तों वो ड्यूरेशन पूछ रहे हो, 4 साल जो आपसे वो दूर रहा है या कहीं दूर रह के उसने काम किया है, तो वो 4 साल उसके कैसे रहे ये आप पूछ रहे हो, हाउ हैव यू बीन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ पर भी हैज, ये बी का थर्ड फॉर्म क्या बता रहा है दोस्तों? स्टेट ही तो बता रहा है, हाउ हैव यू बीन। वो 4 साल का क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? स्टेट पूछा हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट का क्या बता रहा है? प्रेजेंट का स्टेट बता रहा है। ये आपका कहाँ परफेक्ट का स्टेट बता रहा है, जनरली जो 4 साल दूर रहा है। क्लियर? तो ये कॉमन तौर पर ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। और हम लोग बोलचाल में ऐसा भी बोलते हैं, बीइंग को देखो ऐसा भी बोलते हैं। बीइंग का यूज हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कोई चीज पहले बहुत फेमस थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, जो अब नहीं है, अब नहीं रही है।
अगेन आई वुड से, जब कोई चीज़ पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ज़्यादा महान थी, जो अब वर्तमान में नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट लिखना है हैज, हैव और बीन रख के आपको यहाँ पर नाउन प्रोनाउन रख सकते हो, बस और कुछ नहीं रखना है भैया। हैज और बीन के बाद में हम लोग वर्ब में आईएनजी देखा था, वो लास्ट वाला टेंस कैसे, इस देखो दो तरीके से इनका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं, समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट टू डालो, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ हैज, हैव और बीन के बाद में अगर मैं कोई वर्ब में आईएनजी रख देता हूँ और लास्ट में ये जो कुछ टाइम बताने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं आपके, ठीक है ना, सिंस फोर, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। सी हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, बस सुबह से खाना खा रही है। पास्ट में तो यहाँ पर है का क्या जाएगा, हेड जाएगा, और फ्यूचर का क्या हो जाएगा, विल हैव। तो शी हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो बीन का इस्तेमाल हम लोग कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बता रहा हूँ बी फार्मल वर्ब के फॉर्म का यूज कहाँ होता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, बीन के बाद में यहाँ पर आईएनजी लगा है ना, और यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को मैंने क्या डाल दिया। अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा, जब मैं कहता हूँ मैंने कहा सचिन, सचिन हैज बीन अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। भाई सचिन एक अच्छे खिलाड़ी रहे, अब नहीं खेलते, अब नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन काल में जितनी जब उन्होंने क्रिकेट खेला है, जब वो अपना करियर की शुरुआत की है, ठीक है ना, तो अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया क्रिकेट के एक प्रकार से युग में कि दूसरा कोई प्लेयर अभी तक नहीं दे पाया। हो सकता है उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ दे, जितने उन्होंने ज्यादा रन्स बनाए हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सचिन अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सचिन हैज बीन अ गुड प्लेयर, मतलब मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो वो रहे, जो अब वर्तमान में नहीं है। सचिन हैज बीन अ गुड प्लेयर। अगर कोई चीज आज भी वर्तमान में है तो ऐसा ना बोलो, लेकिन पहले थी और आज वर्तमान में नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम लोग जनरली हैज और बीन के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन ऐड करते हैं, ठीक है ना। ही हैज बीन अ गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी रहा है। राधा हैज बीन अ गुड टीचर, राधा अच्छी टीचर रही है, जो कि अब वर्तमान में नहीं है। इज इट क्लियर? ये बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, कोई नाउन प्रोनाउन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो और ये आपका परफेक्ट टेंस, लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप ये चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ये सारे के सारे टेंसेस पे बेस्ड है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग टेंस के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से ड्यूरेशन बताते हैं, पहले कोई था जो अब वर्तमान में नहीं है, ये बताने के लिए हैज बीन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन को ऐड किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, आपको पता है हैज और बीन इस तरीके से लिखा जाता है, बीच में एक हाइफन लगा होता है, सॉरी नॉट एपोस्ट्रोफी, हाइफन लगा होता है। तो हैज बीन यहाँ पर क्या है दोस्तों, नाउन। मैंने अगर कहा ही इज जस्ट एन ओल्ड हैज बीन, वो क्या है, सिर्फ एक बूढ़ा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ये क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती है सेंटेंस के अनुसार, कोई प्रेजेंट में, कोई पास्ट में, कोई फ्यूचर, परफेक्ट में। अब यहाँ पर हैज बीन क्या है, नाउन है। क्या आपको पता है यहाँ पर हैज बीन क्या है दोस्तों, ये नाउन है। क्या है, नाउन। और ये क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हैज बीन को दोनों को साथ में मिलकर क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा। ये हो सकता है आपके लिए नई चीज हो, आपको समझ आ रहा है। लिखा ही इज जस्ट एन ओल्ड हैज बीन, अब वो क्या है, सिर्फ एक बूढ़ा है और कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ होता है पहले कोई चीज थी जो अब नहीं है, पहले कुछ फेमस था जो अब नहीं है, ये बताने के लिए हैज बीन। अगर इस तरीके से दोनों के बीच में हाइफन अगर लगा हुआ दोस्तों, तो ये नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नाउन का। अभी तक आपने किस तौर पे देखा, सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे देखा। अब किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। तो ही इज जस्ट एन ओल्ड हैज बीन का मतलब सिर्फ वो है, अब क्या है, सिर्फ बूढ़े ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज बीन क्या है दोस्तों, आपका नाउन। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ एक शब्द कई रोल निभा सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में उसको इस्तेमाल कैसे किया। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने तमाम प्रकार के वॉज वर्ब का यूज स्टेट बताने के लिए बीन, थर्ड फॉर्म, जनरली हम लोग क्या बताने के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं,
और कोई काम मतलब कोई व्यक्ति अच्छा रहा है जो अब नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं, ये बताने के लिए हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। बीन का यूज हम लोग कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं पैसिव वॉइस में, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। और बीइंग का यूज जनरली एज अ जेरंड के तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, यू आर बीइंग फेट, तुम मोटे हो रहे हो, प्रेजेंट में बता रहा हूँ, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं। इज एम आर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बता चुका हूँ मैं, स्टेट बताना हो, लिंक करना हो तो हम लोग इज एम आर का यूज प्रेजेंट में, पास्ट में क्या करते हैं वाज वर्ब, और फ्यूचर में हम लोग विल बी का यूज करते हैं। बी जुड़ जाता है, विल तो आपके मॉडल वर्ब होती है जनरली, ठीक है। तो कॉमन तौर पर आपको ये चीजें समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको मार्क कर दूं, ये जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, क्या लगता है आपको काय का स्ट्रक्चर है? ये आपका होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, ये तो सबको पता है। अगर मैं कहता हूं आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, यहाँ पर एम क्या है? मैंने अभी आपको बताया दो तरीके से काम करती है, या तो स्टेटिव वर्ब होगी, स्टेट बताइए, या फिर क्या होगी लिंकिंग वर्ब होगी, लिंक करेंगे, आई को डॉक्टर से लिंक करेंगे, आई का स्टेट बताइए। लेकिन इसको मैन वर्ब भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? एम मैन वर्ब की तरह काम करेगी। क्यों सर? अभी तो आपने हेल्पिंग वर्ब बोला, अभी आपने मैन वर्ब बोला, अब आप इसको सॉरी स्टेटिव वर्ब बोला, लिंकिंग वर्ब बोला, मैन वर्ब बोलो। भैया जरा सुनो, बचपन से आज तक हम लोग इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते आए। अरे यस नो, आपको यहाँ पता चला कि उनको स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसको मैन वर्ब भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? हमारा स्ट्रक्चर इंडेफिनिट टेंस का क्या है? सब्जेक्ट, वी वर्ब और अदर वर्ब। यस हाँ या ना? यही आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही और ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से हुआ है नहीं, एम आपकी मैन वर्ब हुई है नहीं। अब वो मेन वर्ब क्या दिखा रही है? स्टेट बता रही है, वो लिंक कर रही है। समझ में आई मेरी बात? ग्रामेटिकली यहाँ पर एम जो होती है आपकी मेन वर्ब होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ग्रामेटिकली बोलचाल में आप उसका कहीं भी नामकरण कर दो, दूसरा नामकरण कर दिया स्टेट और लिंकिंग वर्ब, जो यहाँ पर वो लिंक करती है एज अ मेन वर्ब के तौर पर। इज इट क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करना चाहा। अब देखिए यहाँ तक की चीजें ठीक है। अब आपका जो बी फॉर्म होता है, इसके साथ जब टू लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस फॉर्म बोला जाता है। इस बेस फॉर्म का यूज हम लोग कई वेरिएशन में करते हैं पैसिव वॉइस के तौर पे, ठीक है ना। पैसिव वॉइस के तौर पे हम इस बेस फॉर्म का यूज कई जगह करते हैं। कैसे? समझ नहीं आया सर? अरे भाई, ये सब्जेक्ट लगा दिया, ये नीड लगा दिया, ठीक है ना, नीड्स लगा दिया, ये लगा दो टू बी और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा दो, तो बहुत सारी मॉडल वर्ब की मदद करती है टू बी। ये बेस फॉर्म मदद करती है, कई शब्दों की मदद करती है जहां पर उनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। जैसे सी नीड्स टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाने की जरूरत है या आवश्यकता है। सी नीड्स टू बी टॉट, क्या सेंटेंस मेरा? शी नीड्स टू बी टॉट, क्या हुआ इसका? उसको पढ़ाया जाने की क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है। राम, समझो ये सेंटेंस को, राम नीड्स टू बी स्कोल्डेड, राम को डांटे जाने की क्या जरूरत है या आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपका बेस फॉर्म होता है ना दोस्तों, ये कई जगह कई मॉडल वर्ब की मदद करता है पैसिव वॉइस बनाने में। रिजल्ट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? बेस फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कई मॉडल वर्ब की सहायता करता है। जैसे नीड टू हो गया, डेड टू में बन जाएगा, यूज्ड टू में बन जाएगा, ठीक है ना। और ये तो कॉमन है, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करना चाहूंगा। 2 सेकंड का वक्त ले लो दोस्तों। चलो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। हम लोग बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनका बोलचाल में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो इनका क्या मतलब क्या होगा, उसको आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और भी कुछ होते हैं लेकिन मैं बेसिक इतना ही लिखना चाहता हूँ। देखो बेस फॉर्म जो टू बी का होता है, कई जगह पैसिव वॉइस बनाने में काम आता है। जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो बेस फॉर्म को देखो किस तरीके से मदद करता है। आई एम टू बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाना है, कोई काम किया जाना है, हुआ नहीं है, मतलब टू बी का यूज करना है हम लोग कब करते हैं? ये ऐसा काम बताने के लिए जो अभी हुआ नहीं है, पेंडिंग में है। आई वुड रिपीट, टू बी बेस फॉर्म का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कोई ऐसा काम बताना हो जो अभी हुआ नहीं है, पेंडिंग में है, होने वाला है, ये बताने के लिए हम लोग टू बी बेस फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। जैसे आई एम टू बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाना है, अभी पढ़ाया नहीं गया है। सी इज टू बी स्कॉल्डेड, उसे डांटा जाना है, अभी डांटा नहीं गया है।
जैसे मतलब आई एम एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न, मेरे जीतने की क्या है संभावना है, मेरे जीते जाने की क्या है संभावना है। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न द बेटर, टू बी बोर्न द बेटर, मतलब अलेक्जेंडर की युद्ध जीतने की क्या है संभावना है, या जीते जाने की संभावना है। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी बिटन, तुम्हारी पिटाए जाने की क्या है संभावना है। एक्सपेक्टेड है मेरी आशा है कि तुम पिटाया जाए। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी बिटन, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी आशा है कि तू पिटाया जाए। इस तरीके से इसके कुछ हिंदी मीनिंग ऐसा कुछ निकलते हैं, राइट, जो हम लोग स्पोकन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम लोग तो येट टू बी, अभी बाकी, येट का मतलब अभी बाकी है, सब्जेक्ट लगा दो, इज एम आर का प्रयोग कर दो, यू आर येट टू बी बिटन, तुम्हें अभी पीटे जाने बाकी है, तुम्हें अभी पीटा जाना बाकी है। इट इज येट टू बी टेकन, यह लिया जाना अभी बाकी है। येट टू बी मतलब बाकी है अभी, तो जनरली हम स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं इसका येट का भी। इट इज येट टू बी टॉट, यह पढ़ाया जाना है, यह पढ़ाया जाना अभी बाकी है, ठीक है ना। तो येट का इस्तेमाल भी करना। लकीली मतलब संभावना है, एक्सपेक्टेड और लकीली सेम टू सेम मीनिंग देते हैं। यू आर लकीली टू बी बिटन, तुम्हारे पिटाए जाने की क्या है संभावना है। यू आर लकीली टू बी बिटन, तुम्हें पिटाए जाने की संभावना है। हैड और हैड ये तो मॉडल वर्ब है, इनका पैसिव वॉइस, जैसे मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम। यू हैव टू बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाना है। यू हैव टू बी टॉट, यू हैड टू बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाना था, पढ़ाया जाना है। तो ये जनरली हम लोग कॉलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं। गोइंग टू बी हैपन, ऐसा होने वाला की संभावना है या होने वाला है, राइट। इट इज गोइंग टू बी टॉट, यह पढ़ाया जाने वाला है। इट इज गोइंग टू बी टॉट, यह पढ़ाया जाने वाला है, राइट। और अबाउट टू बी टॉट, बस पढ़ाया जाने वाला है, लगभग पढ़ाया जाने वाला है, होने वाला है। तो इनके बाद में टू बी जो होता है हमारा दोस्तों एज अ पैसिव वॉइस के तौर पे हम लोग कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा बी फॉर्म वर्ब का हम लोग किन किन वेरिएशन में यूज करते हैं। इन तमाम प्रकार की जो चीज मैंने एक्स्ट्रा मार्क करने की कोशिश की है, इनको हम लोग डिटेल में जल्द पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ऑक्सिलरी हैव के ऊपर। ऑक्सिलरी हैव के ऊपर किन किन वेरिएशन में उसका इस्तेमाल होता है, तो लेट्स हैव अ ग्लांस। इसके ऊपर हैव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। है क्या वर्ब, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होती है, कहां होती है, जानना भी आपके लिए जरूरी है, राइट। तो हैव के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको इनको पांचों फॉर्म बता दूं। जैसे हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना, वैसे हैव के भी 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म आप क्या होता है इसका, प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली प्रेजेंट बोलते हैं, सबको पता है, राइट। पास्ट, सेकंड फॉर्म जो होता है इसका क्या होता है, हैड, पास्ट, राइट। एंड आपका थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। कौन सा होता है, पार्टिसिपल, राइट, जिसमें हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हैड। हैव सेकंड फॉर्म आपका हैड, और थर्ड फॉर्म भी आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल में हैड। फिर आपका होता है दोस्तों हैविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरन। क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं हैविंग को, राइट। वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है आपका, जीरन। अगर आईएनजी फॉर्म जो कंटीन्यूअस टेंस में जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका बचा है फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको टू बी में मार्क किया था, बी फार्मा के 5 फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हैज। इसी में से ई को ड्रॉप कर दो तो ये बन जाएगा आपका फिफ्थ फॉर्म, हैज। क्लियर? अब ये फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को हम लोग कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज इट क्लियर? एक ये वाला फॉर्म और ये वाला, ये दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं। फिलहाल आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एज यू विश। चलिए मैं वन बाय वन इनको मार्क करता हूँ, किस तरीके से इनको हम लोगों को समझना है और कैसे हम लोग इनको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली ये 5 फॉर्म, राइट, हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस। उसी प्रकार हैव, हैड, हैड, हैविंग और आपका हो जाएगा हैज। इज दैट क्लियर? चलिए तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 5 फॉर्म को, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए तो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है आपका क्या होता है दोस्तों, हैव, और सेकंड फॉर्म आपका क्या होता है, हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड, और फिर आपका आ जाता है दोस्तों हैविंग, और फिर हो जाता है हैज। तो यहाँ पर ये जो होंगे दोस्तों, हैव का मतलब समझ लो आप क्या होता है। हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब दोस्तों लेने से भी होता है। किससे होता है, लेने से होता है, और पास होने से होता है, राइट। अगर आपके पास कोई चीज है तो वहां पर भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, हैव का, और लेने के सेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का। लेकिन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर इसको वर्ब की तरह आप इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा लेने से,
और अगर आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पास होना। क्या वाकई में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है पास होना? ना जी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब आप इस्तेमाल करोगे तो जैसे मैंने कहा पास होना, सेंटेंस से समझते हैं कि वाकई क्या हेल्पिंग वर्ब का काम करती है या नहीं। अभी इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ कि पास होने का सेंस कब होगा, जब किस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, राइट। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं हम लोग, सेंटेंसेस से समझते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका है फिफ्थ। रिजल्ट क्लियर? चलिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहा, इसको समझने की कोशिश करूंगा। मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, ठीक है। मैंने कहा आई हैव अ कार और फिर मैंने कहा राम हैज अ पेन। फिर मैंने सेंटेंस हैव गॉन देयर, फिर लिखा मैंने आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर। क्या लग रहा है आपको इन चार सेंटेंस में जो आपका हैव जो है वो कौन कौन सा फॉर्म मतलब किस रूप में काम कर रही है? यहाँ पर देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैव क्या आपकी वर्ब है। हैव कौन सी है, वर्ब है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर मेन वर्ब बोलोगे। जैसे एम को मैंने बताया था ना, क्या एम आपकी क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है और नामकरण के आधार पर उसको स्टेट और लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको हैव बता रहा हूं। हैव क्या कर रही है, आई और वर्ब पोजीशन। क्या कर रही है, वर्ब ऑफ पोजीशन। क्यों बोलते हैं हम लोग वर्ब ऑफ पोजीशन? क्योंकि यहाँ पर आई का अधिकार किस पे बताया जा रहा है, कार पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर या यूं समझे आप, जब भी सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव क्या जाए, हैज हैव के बाद में नाउन प्रोनाउन आए, मेरी बात समझ में, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन आए तो वहां पर ये जो हैज हैव किसका काम करेगी दोस्तों, पोजीशन का काम करेगी। किसका काम करेगी, वर्ब ऑफ पोजीशन। अधिकार बताइए भाई, आई का पास क्या है, कार है, आई का अधिकार किस पे, कार में। तो यहाँ पर हैव क्या कर रही है, वर्ब ऑफ पोजीशन का रोल निभा रही है। किसका रोल निभा रही है, वर्ब ऑफ पोजीशन। तो इसको आप बोलोगे वर्ब ऑफ पोजीशन। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, राम हैज अ पेन। तो राम के पास क्या है, पेन है। अगेन यहाँ पर हैज क्या काम कर रहा है दोस्तों, वर्ब ऑफ पोजीशन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और हमने क्या रख रखा है कि ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब होती है, नीचे वाले सेंटेंस को देखो तो यहाँ समझ में आ गया, हैव और यहाँ पर हैव और हैज क्या है, वर्ब ऑफ पोजीशन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, वर्ब ऑफ पोजीशन बोला जाएगा, जो आपकी मालिकाना हक दिखाती है किसी वस्तु व्यक्ति पर। क्लियर? तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंटेंसेस में। तो दो सेंटेंस में क्या है भैया, हैज और हैव। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ना होके क्या हो जाएगी, वर्ब ऑफ पोजीशन। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ मैं। अगर आप स्पोकन की तरह पढ़ रहे हो तो फिर आप सीधा उसको यूज करना जानोगे, लेकिन वो काम क्या कर रही है ये हम लोग नहीं जानेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करो एग्जाम की तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हैज और हैव क्या रोल निभा रहा है, वर्ब ऑफ पोजीशन का रोल निभा रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये दो सेंटेंस को देखो। आई हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूँ। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इधर कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। इनका यूज हम लोग भली भांति करते हैं। आई हैव गॉन देयर, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गॉन क्या है आपकी मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोली जाएगी क्योंकि ये गॉन की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। भाई हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो किसी मेन वर्ब की हेल्प करे सेंटेंस को पूरा करने में, किसी सेंटेंस को पूरा करने में, उसको कंप्लीट करने में, उसके टेंस को डिसाइड करने में जो मदद करने के तौर पे जो शब्द इस्तेमाल होगा वही कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हैव गॉन की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर हैव क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या थी, वर्ब ऑफ पोजीशन। समझ गया बात को? नीचे देखो हेड क्या है, तो हेड भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेड भी क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि गॉन की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, वर्ब आंसर हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर हैव के बारे में कोई नाउन लिखा रहे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब ऑफ पोजीशन। और उसी प्रकार हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब करना पड़ेगा। चलिए कुछ और अच्छी चीज मैं आपको मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपने दो कॉन्सेप्ट समझे, एक तो परफेक्ट टेंस वाला कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रही है। अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सब्जेक्ट छोड़ो, मैं सीधा सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग माय लंच। क्या अर्थ हुआ इसका, आई एम हैविंग माय लंच।
मैंने क्या कहा था, हैव को अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा लेने से। किससे हो जाएगा? लेने से। तो अब यहाँ पर सेंटेंस में देखो, यहाँ पर ये मेन वर्ब में क्या लगा है? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है, हैव में क्या लगा है? आईएनजी फॉर्म लगा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उससे हैविंग मेन वर्ब, जिसका मतलब लेने से होता है। आई एम हैविंग माय लंच, मतलब मैं अपना लंच ले रहा हूँ, मैं अपना लंच ले रहा हूँ। यहाँ पर हैव को कैसे इस्तेमाल किया? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया, मतलब मेन वर्ब में क्या लगा? आईएनजी फॉर्म लगा, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? मैं अपना लंच ले रहा हूँ। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वॉज लगा दूंगा तो मैं अपना लंच ले रहा था, और विल भी लगा दूंगा तो ले रहा हूँ। ये कॉमन चीजें हम लोगों को आती है, राइट? आई एम हैविंग माय लंच, मैं अपना लंच ले रहा हूँ। आई वॉज हैविंग माय लंच, मैं अपना लंच ले रहा था। आई विल बी हैविंग माय लंच, मैं अपना लंच ले रहा हूँ। लेकिन अगर इसी हैव को मैं अगर ऐसा इस्तेमाल करूं, आई हैव हैड माय लंच, क्या अर्थ हुआ इसका? भाई यहाँ पर क्या है? हैव आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है? ये हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, लेना, लिया और ले चुका। तो यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो आई हैव हैड माय लंच, मतलब कि मैं अपना लंच ले चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना भाई। यहाँ पर अगर मैं गोन लगाऊंगा तो मीनिंग कुछ होगा, आई हैव गोन देयर, मैं वहां जा चुका हूँ। तो उसी प्रकार हैड, हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, जिसका मतलब होता है लेने से। तो आई हैव हैड माय लंच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन समस्या कब होती है? जब इस तरीके से सेंटेंस आता है, आई हैड माय लंच। बहुत सारे बच्चे से उलझ जाती है, ये क्या हेड? अब देखो ये सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। ये क्या है आपकी? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड। और ये हैव का थर्ड फॉर्म है भैया, लेने के सेंस में। ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है। आई हैड माय लंच, मतलब मैं अपना लंच ले चुका था। इसका अर्थ क्या होगा? आई हैड लंच माय, मतलब मैं अपना लंच ले चुका था। ठीक है ना? आई हैड लंच मतलब मैं अपना लंच ले चुका था। समझ आ गया भैया कि हैज हैव का हम लोग कितने वेरिएशन में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर हैव को मेन वर्ब के तौर पे पाया, किसके तौर पे पाया? मेन वर्ब। यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब। और यहाँ पर ये हैव और हैड क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और मेन वर्ब के तौर पे लेने के सेंस में, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पास होने के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, पास नहीं होने के तौर पे मतलब हेल्प करते हैं जनरली सेंटेंस को क्या करने में? डिसाइड करने में। और इसका हम लोग इस तरीके से मैं थोड़ा लिख देता हूं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने कहा अगर हैव का इस्तेमाल पोजीशन के तौर पे करते हो, किसके तौर पे करते हो? पोजीशन के तौर पे करते हो, तो इसका अर्थ हो जाता है पास होना। क्या हो जाएगा? पास होना। मेरे पास कार है, बंगला है, क्या हो जाएगा? पास होना। पोजीशन के तौर पे करते हो। अगर उसी हैव का इस्तेमाल आप मेन वर्ब की तरह करते हो, कैसे करते हो? मेन वर्ब के तौर पे करते हो, तो इसका अर्थ आ जाएगा लेने से। किससे हो जाएगा दोस्तों? लेने से होता है, राइट? तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक आपने देखा है। इनका इस्तेमाल हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी करते हैं। हैज बीन, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया है, ठीक है? जैसा मैंने कहा। अब देखो पैसिव वॉइस की तरह कैसे इस्तेमाल होगा। मान लो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यू हैव बीन टॉट। तो यहाँ पर अगेन ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपकी? ये दोनों मिलके हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है। किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। और ये आपकी क्या है? मेन वर्ब। अगर मान लो हैज बीन के बाद में अगर कोई थर्ड फॉर्म आती है, हैज बीन के बाद में अगर कोई थर्ड फॉर्म आती है, तो हमेशा क्या बनता है दोस्तों? पैसिव वॉइस। क्या बनता है? पैसिव वॉइस। समझ रहे हो? जैसे यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया है, तुम्हें पढ़ाया गया था, तो हैव की जगह क्या लगा? तो हैड बीन टॉट। यू हैड बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया था। तुम्हें पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया होगा, यू विल हैव बीन टॉट। ठीक है, समझ गए? कहाँ हम लोग जनरली हैव का इस्तेमाल करते हैं? पोजीशन के तौर पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी कर लेते हैं, राइट? अगर एक बार बताओ, ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस आपके क्या है दोस्तों? पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस के तौर पे हम लोग हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। इज दैट क्लियर?
कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आप आई होप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ, ओके गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ क्या है। मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, ठीक है। फिर मैंने कहा आई हैव माय लंच। क्या अर्थ है दोनों का? क्या दोनों का अर्थ पास होने के सेंस में निकल रहा है? पास होना, ठीक है। क्या ऐसा लग रहा है पास होने के सेंस में? तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रटना नहीं है। जब पास होना होगा तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, सॉरी ये आपकी पोजीशन के तौर पे इस्तेमाल होगी। अगर ये पास होने का सेंस दे रही है वर्ब, तो ये हो जाएगी वर्ब ऑफ पोजीशन। क्या हो जाएगी? वर्ब ऑफ पोजीशन। होता ही है आपकी मेन वर्ब ही होती है। अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है, मतलब कि ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। मेरे पास कार है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैव क्या है? हैव आपकी मेन वर्ब है। हैव आपकी क्या है दोस्तों? मेन वर्ब है, जो क्या कर रही है? एक प्रकार से पोजीशन दिखा रही है। क्या कर रही है? पोजीशन दिखा रही है। अगर आपको लगता है कि ये पोजीशन नहीं दिखा रही है और कुछ है, तो नीचे वाला सेंटेंस का जरा हिंदी अर्थ निकालो कि मेरे पास लंच है। नहीं जी, आई हैव माय लंच, मेरे पास मेरा लंच है या मैं अपना लंच लेता हूँ। आई हैव माय लंच, आई हैव लंच। चलो मान लो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मान लो आई हैव लंच। इसके दो अर्थ निकलेंगे दोस्तों, या तो मेरे पास लंच है या फिर मैं लंच लेता हूँ, इंडेफिनिट टेंस के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन हम मैं लंच लेता हूँ तो आई टेक लंच लगाते हैं, क्योंकि हैव का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो काम लेने का कौन कर रहे हैं? टेक वर्ब कर रहे हैं। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर हैव और हैज और हैव जो वर्ब होती है एक्चुअली आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब ही होती है। हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इनके बाद में कोई मेन वर्ब लिखी जाए। अगर ये मेन वर्ब के साथ आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और बिना मेन वर्ब के आएगी तो इनको मेन वर्ब खुद में अपने आप में हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक वेरिएशन में लिखा जाता है वर्ब ऑफ पोजीशन का। जब ये बिना मेन वर्ब के आएगी, कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाएगी, अधिकार दिखाएगी, मालिकाना हक दिखाएगी किसी वस्तु व्यक्ति पर, राइट। तो आई हैव कार मतलब मेरे पास कार, इस बंदे का अधिकार किस पे? कार पे। तो उसका वर्ब ऑफ पोजीशन बोल दो, या मेन वर्ब के तौर पे इनको मेन वर्ब भी बोल सकते हो, राइट। कंफ्यूजन वाला कोई एरिया नहीं है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों, हैव जो वर्ब होती है आपकी, इनके कितने वेरिएशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अभी जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो ये वापस से सारी चीजें रिपीट होगी आपकी दोस्तों, ठीक है ना। वहां पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप ज़्यादा ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे। तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना मार्क करने की कोशिश की है कि आपकी ऑक्सिलरीज में जो हैव वर्ब होती है वो एक्चुअली करती क्या काम है सेंटेंस में। या तो पोजीशन दिखाने का काम करेगी, या मेन वर्ब की हेल्प करेगी पूरे सेंटेंस को डिसाइड करने में, राइट। या पैसिव वॉइस बनाने में मदद करेगी, या एज अ मेन वर्ब के तौर पे कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। आई एम हैविंग माय लंच मतलब मैं अपना लंच ले रहा हूँ, एज अ मेन वर्ब की तरह मैंने जीरांड फॉर्म को इस्तेमाल किया, राइट। So this is not actually a big deal that you cannot actually understand. It's a very easy that we actually got it and we understood how we can actually use auxiliaries have in English, right? किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope कि आपको ये चीजें समझ में आएगी। क्या चीज आपको समझ में नहीं आई दोस्तों, you can just drop your comments in the comment box. मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।